हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो फटाफट आप हमारे चैनल को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, तो देरी न करते हम क्वेश्चनों को देखते हैं। आज आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम लगा उसका एनालिसिस में, तो जो उसके 100% 100% एक्यूरेट एनालिसिस देखते हैं। ठीक, ये शिफ्ट 2 का है। ठीक, तो आइए यहाँ पर लिखना आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का जो 20 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक ना, आज जो क्वेश्चन, तो इसका जो पहला क्वेश्चन जो आया वो क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि 2025 में फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन उसके मिल गए थे, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला ऑप्शन तो आया था नारायण कार्तिकेयन, दूसरा कुश मैनी और तीसरा था करुण चंडोक और डी ऑप्शन था जीता रामा था। ठीक ना, तो इसका जो सही उत्तर था वो कौन थे, कुश मैनी। ठीक ना, तो और इसके बारे में देख लेते हैं। 2025 में फार्मूला 2 रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कुश मैनी थे। उन्होंने मोनाको ग्रां प्री में स्प्रिट रेस जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। ठीक, अगला जो प्रश्न आया था वो क्या था, वो था कि मातृ राहत से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत से संबंधित यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो था वो था कि मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य के नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एक साथ लाया। ठीक, और अगला प्रश्न जो आया वो क्या था, जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो कनक ने। किसने, कनक ने। तो अब इसका थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि हाल ही में शूटर कनक ने जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं को 10 मीटर की एयर पिस्टल फाइनल में 239 अंक हासिल किए। ठीक, और पिछले साल लीमा में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कनक ने रजत पदक जीता था। इस बार उन्होंने मोल्दोवा को 2 बार की ओलंपियन और यूरोपीय चैंपियन अन्ना डाल्से को 1.7 अंकों से हराया। चीनी ताइपे को चीन की कांस्य पदक मिला। भारत की प्राची इस स्पर्धा में 5वें स्थान पर रही। इससे पहले आद्यन कारमाकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला था। ठीक, और क्या है, NBCC पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद, ये प्रश्न था। ठीक ना, ये कलर नहीं हुआ, तो कौन सा अनुच्छेद है, ये प्रश्न है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NBCC की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद क्या है, 338B है। ठीक, विस्तार में इसको देख लेते हैं। क्या है अनुच्छेद 338B या अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NBCC की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 338B को संविधान में शामिल किया गया था, जिससे NBCC को संवैधानिक दर्जा मिला है। NCBC का गठन क्या था, देखो तो NCBC का मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग OBC के सामाजिक आर्थिक विकास के सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देना है। ठीक, अगला प्रश्न जो था वो था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक ना, स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, और उनके बारे में थे कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पुणे में
फर्ग्यूसन कॉलेज भी की स्थापना भी की थी। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग यानी 1916-18 के दौरान हुआ था कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था, क्या 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो तोहफत उल मुहाउद्दीन। ठीक, और इसके बारे में और राजा राम मोहन के बारे में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ब्रिटिश काल के दौरान भारत के प्रमुख सांस्कृतिक सुधारकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता था। ठीक, और क्या है कि समुदाय में दूरगामी संस्कृति परिवर्तन आश्वासन देने के लिए अलावा राजा राम मोहन राय एक उल्लेखनीय प्रोफेसर भी थे जिनकी कई भाषाओं में स्थिरता भी थी। उन्होंने अपनी पहली किताब तोहफत उल मुहाउद्दीन के नाम से भी फारसी भाषा में लिखी। अगला प्रश्न था कि संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम था। 1935 भारत सरकार का अधिनियम संघीय संरचना में संबंधित है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रावधान है। देखिए कि जो 1935 भारत सरकार अधिनियम है, वो जो हमारे अभी मूल संविधान है उसमें काफ़ी चीज़ें, सबसे ज़्यादा यानी कहें तो आधी चीज़ें 1935 भारत सरकार अधिनियम से ले गए थे। बाकी जो और आधी चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से ली गई थी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो था वो कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह लगभग कितनी है? 4996.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा भूमि की समुद्री तटीय सीमा को 6100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। ठीक ना। और देखो बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और देखते हैं नेपाल के साथ कितनी है? 1751 किलोमीटर है। अब भूटान के साथ कितनी है? 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर। यानी अगर पूछा जाए कि सब भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है तो अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर। ठीक ना। अगला प्रश्न था कि भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक ना। और भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संबंधित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम भारत शब्द से लिया गया है और यह नृत्य से जुड़ा है। एक चीज़ और बता दें इसमें कि एक भरतनाट्यम है। ठीक, एक भरतनाट्यम है और एक कथक, समझ रहे हैं आप? कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कई है ना, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और एक तमिलनाडु का और नृत्य है, याद नहीं आ रहा, तो वो उसको भी याद कर लेना। ठीक, तो अगला प्रश्न जो था वो था चागोस द्वीप समूह के लिए किस दो देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए? तो चागोस द्वीप समूह के लिए ब्रिटेन और मॉरिशस ने संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता और भविष्य के बारे में है। इस संधि का तहत ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह में संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा, लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर सैन्य अड्डे का नियंत्रण 99 वर्षों तक बनाए रखेगा। यह समझौता 22 मई 2025 को हुआ। इस समझौते के तहत मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होगी, जबकि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया पर अपना अधिकार प्रयोग करेगा। और ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इससे लंबे
समय से चला आ रहा है। BOT संप्रभुता विवाद सुलझा गया है और सैन्य अड्डा लंबे समय तक निरंतर संचालन के लिए सुरक्षित हो गया है। हाँ, अगला जो प्रश्न आया था वो देखते हैं दोस्तों कि 2025 में फिल्म संबंधित पुरस्कार किसने तीसरी बार जीता है। तो 8 से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। ठीक, अगला प्रश्न था भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज़ से संबंधित है। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक ना, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन में संबंधित है। यह संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के अनुरूप है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें जनसंख्या के बड़े आकार पर निर्भर है। ठीक, अगला प्रश्न जो आया था वो था कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, बाकी उसका वो ऑप्शन आंसर था वो लक्षद्वीप था। ठीक ना, अगला प्रश्न है लक्षद्वीप क्या है। समूह अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप की दो विशेषताएं कवरत्ती इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इस द्वीप समूह में वनस्पतियां और जीवों की विविधता बहुत अधिक है। यह द्वीप समूह केरल के मालाबार तट के निकट स्थित है। ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर लिखा छोटे प्रवाल, ये प्रश्न पूछा जाता है। यह द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत सरकार द्वारा शासित। अगला प्रश्न जो था कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है। अगर पूछ ले देश के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके बारे में देख लें कि राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जबकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और शासन की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, अब क्यों थे देख लेते हैं कि योजना आयोग का गठन 1946 गठित केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परमादर्श निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अर्थात वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये 1 जनवरी 2015 में जो है यही योजना आयोग जो है नीति आयोग में चेंज हो गया। तो उसके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक ना, अगला प्रश्न जो है वो आया था कि ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को हिंदी में अनुरणन कहते हैं। इसे रिवर्बरेशन भी कहा जाता है। किसी भी बड़े बंद स्थान में ध्वनि के बार बार होने वाले परिवर्तन को ध्वनि प्रतिध्वनि कहते हैं। हिंदी में लिखा बंद स्थान की छत और दीवारों के अशोषक पदार्थों जैसे फाइबर बोर्ड, ढीले ऊनी कपड़े आदि से ढक कर प्रतिध्वनि को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वो आया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो क्या? ग्रामीण बुनियादी ढांचे सुधार, ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार सृजन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार NREP का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को विकास करना था। ये दोनों ऑप्शन है। तो इसमें जो है क्या है सड़कों, स्कूलों और अन्य ग्रामीण सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल था। अगला प्रश्न जो आया था वो क्या? भारत में सभी मौसम में अच्छी सड़कें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे कहते हैं PMGSY। ठीक, और 8 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत कुल 6,80,000 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। ठीक, PMGSY का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण बस्तियां और अन्य मुख्य क्षेत्रों मजबूत सभी मौसमों में चलने वाली योग्य सड़कें का निर्माण करना था। ठीक,
अगला जो प्रश्न आया वो क्या था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकार क्या थे। तो क्या औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण पूंजी धारणी दोनों से थे। ये पहला ऑप्शन था, ये 20 ऑप्शन था। और देखते हैं जो लास्ट ऑप्शन था यानी बी सी ऑप्शन था वो ए और बी ऐसे था। तो देखा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया था, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण पूंजी धारण क्षेत्र के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित किया नहीं गया था, जैसा कि विकल्प ए और बी में दिया गया था, ऐसा दिया था। इसके बजाय इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास IRDP और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था, जो गरीब उन्मूलन, रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित थे। क्योंकि विकल्प ए औद्योगिक क्षेत्र और बी ग्रामीण पूंजी धारण क्षेत्र योजना के ग्रामीण विकास ढांचे में मानक वर्गीकरण से मेल नहीं खाते, इसलिए यह प्रश्न किसी विशिष्ट संदर्भ पर आधारित हो सकता है। ना तो लेनी लास्ट ऑप्शन था, ना तो औद्योगिक क्षेत्र और ना ही बी यानी ग्रामीण पूंजी धारण 7वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रामीण विकास रणनीति में परिभाषित। तो ग्रामीण क्षेत्रों को सटीक रूप दर्शाते, यानी ना तो इसका ऑप्शन ए सही है और ना तो इसका बी सही है, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या था कि कवच क्या है, निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर क्या है। तो कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो ट्रेन की टक्कर को रोकती है। और कवच एक प्रकार की पारंपरिक भारतीय कवच है जो युद्ध में पहना जाता है। कवच एक डिजिटल संपर्क ट्रेनिंग ऐप है। ये तीसरा ऑप्शन था, कोविड-19 विकसित रूप से किया गया था। और चौथा ऑप्शन था कि कवच एक साइबर सुरक्षा हैंगथॉन है जो नवाचार को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर था वो 1, 3, 4 थे। कौन? पहला और तीसरा और चौथा, ये सही थे। ये वाला थोड़ा नहीं था, क्योंकि कवच का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे जिसमें क्या है स्वचालित और ट्रेन सुरक्षा ट्रेन सुरक्षा कवच, और कोविड-19 के लिए कोरोना कवच ऐप, और कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैंगथॉन शामिल है, ठीक ना। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए, जितने क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था वही क्वेश्चन करवा दिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले शिफ्ट के लिए हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।